अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एटम है क्या। मैं आपको अगर इजी वर्डिंग में बताऊं तो एटम इतनी छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे आपके फर्स्ट 2 लाइन्स में भी लिखा हुआ है कि अगर हम 100 मिलियंस एटम को एक लाइन में खड़ा कर देंगे तब भी हमारे पास सिर्फ 1 सेंटीमीटर बनेगा, इतना छोटा एटम होता है। तो आपको पहले तो ये डायग्राम आपको पता हो कि ये डायग्राम मस्ट पेपर में आएगी आपके कि एटम की ड्रा द थ्योरिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो आपको पता हो। अगर मैं आपको समझाऊं कि एटम साइंटिस्ट का बिलीव क्या है अभी करंटली कि एटम क्या है, एटम जो है कंसिस्ट करता है एक न्यूक्लियस पे। अब ये हम एक न्यूक्लियस है, ठीक है। मैं अब एक एटम बना रही हूँ। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हैं क्लाउड्स, ठीक है। इन क्लाउड्स के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो कहलाएगा प्रोटॉन। उसके बाद एक और न्यूट्रल है जिसको हम न्यूट्रॉन बोलेंगे, वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो ये आपकी सिंपल एटम की डेफिनेशन। आपको पता हो कि एटम है क्या, एटम के जो क्लाउड्स हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, और जो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रॉन जिसको कहते हैं, वो दोनों की तरफ होता है, ठीक है। खाली होता है या फिर दोनों चार्जेस होते हैं उसमें। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ ऑलवेज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम में, जो नेगेटिव चार्ज था, ये हमेशा सेम होंगे प्रोटॉन के नंबर से। अगर हमारे पास ये बाहर शेल में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास 2 है, सो इट्स मीन हमारे पास जो अंदर प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। सो आपकी एक फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आएगी कि एटम आर ओवरऑल डैश। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम। सो ये आपको एटम की एक तो डायग्राम इसको लेबल करना आना चाहिए। आपको पता हो क्लाउड्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और उसको हम हमेशा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। सो ये हमारी फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ है, नेम 3 पार्टिकल्स विच मेक अप एटम, राइट देयर चार्जेस। 3 आप ऐसे एटम पार्टिकल्स के नाम लिखो जो एटम से बने होते हैं और फिर उनके चार्जेस भी बताने हैं आपने। व्हाट डज द न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन एन एटम, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे एटम के क्लाउड्स में, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं क्लाउड्स में। उसके बाद डिड यू नो आपने लाजमी करनी है, थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल। तो आपकी एक फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से भी आ सकती है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि थॉमसन मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता हो प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक नेगेटिव प्लम एम्बेडेड इन पुडिंग ऑफ पॉजिटिव मैटर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव है, प्लम्स उसको कहेंगे। एंड बस ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, और इसको आप याद रखना कि थॉमसन के मॉडल को हम लोग एटम के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर होता क्या है और मास नंबर क्या होता है। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल एलिमेंट। एटम हैज़ अ सेंट्रल न्यूक्लियस। अब एटम एक छोटा सा यूनिट है केमिकल एलिमेंट का। एटम के अंदर सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब कुछ हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन के नंबर्स हैं, हमने अभी पढ़ा ना, ये क्लाउड्स है, क्लाउड्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा। हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो कहलाएंगे हमारे एटॉमिक नंबर। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सो ईच एलिमेंट हैज़ अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन का कहती हूँ, हाइड्रोजन का अलग होगा, कार्बन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, सल्फर का अलग होगा। हर किसी के जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वो भी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स कंटेन न्यूट्रल एटम। हर एलिमेंट के जो न्यूट्रल एटम कंटेन, उसमें न्यूट्रल होगा, सम प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, देयर मस्ट बी एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन चार्ज। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, राइट। तो अगर उन्होंने यही कहा है कि प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज, ये हमें पता है, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज, तो जितने नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे। सो अभी उन्होंने हमें ये कहा है कि जितने नंबर ऑफ आपके पास प्रोटॉन है वो हमारे पास फिलहाल क्या कहला रहा है, एटॉमिक नंबर कहला रहा है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सो द एटॉमिक नंबर आल्सो
टेल अस हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स द एटम हैज़। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो मेरे पास 4 है, ठीक है। तो अब मुझे एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हैं उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इट्स मीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 4, तो 4 तो वो सेम हो गया, ठीक है। तो अभी उन्होंने यही कहा है कि जो हम अभी प्रोटॉन फाइंड करेंगे उसको एटॉमिक नंबर कहेंगे, जो कि जितने नंबर ऑफ इक्वल है इलेक्ट्रॉन्स के। सो एटॉमिक नंबर हमें यही बताता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर, जो कि आपका था प्रोटॉन। मास नंबर क्या होता है? मास क्या है? इसको आप मैस भी पढ़ सकते हो, मास भी पढ़ सकते हो। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास। अब न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें थी, एक न्यूट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था और एक प्रोटॉन था। अब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का वेट या मास सेम होगा ना, तो वो कहलाएगा आपका मास नंबर जब हम इन दोनों को करेंगे। इलेक्ट्रॉन हैव अ मास सो स्मॉल, इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो बहुत स्मॉल होगा, ये जो क्लाउड्स में होता है ये इसको बहुत स्लो है, इट कैन बी इग्नोर्ड। इसीलिए हम इतना स्मॉल है कि उसको हम इग्नोर ही कर देते हैं। सो हम लोग सिर्फ मास किसका देखते हैं? न्यूट्रॉन का एंड प्रोटॉन का देखते हैं। सो द मास ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इट हैज़। सो मास नंबर हमें ये बताता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मौजूद है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ़ आपके पास प्रोटॉन होंगे वो कहलाएगा एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन अगर आपको पता है कितने हैं, 4 है, तो और वो आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ़ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो सेम है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर। उसके बाद मास नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास क्लाउड्स में नेगेटिव चार्ज है उनके बहुत स्मॉल वेट होता है, उनका वेट एक तरह से ना होने के बराबर है, इसलिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ मास देखते हैं न्यूट्रॉन का एंड प्रोटॉन का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो उन दोनों को हम करेंगे तो वो हमारा मास नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है, जब भी आपने मास नंबर निकालना है तो आपको पता हो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस करोगे तो मास नंबर आ जाएगा। आगे आपका इसके एक न्यूमेरिकल भी दिया होगा, तो आपको पता हो कि मास नंबर का फॉर्मूला क्या है, कि जब भी हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा तो मास नंबर निकल के आ जाएगा। अगर हमारे पास मास नंबर भी गिवन है, प्रोटॉन भी गिवन है, तो न्यूट्रॉन निकालना होगा, तो ये प्रोटॉन यहाँ पे प्लस होगा तो न्यूट्रॉन मास नंबर के साथ जाके क्या हो जाएगा? माइनस होगा, तो हमारा न्यूट्रॉन निकल आएगा। सो अब हम साइड पर अगर देखो तो हमारे पास कार्बन दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर क्या था? एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर कितना है? 12 है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर, अगर एटॉमिक नंबर 6 है यानी कि प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। और जब हम मास नंबर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस किया तो 12 आया। सो इट्स मीन अगर हम इसका एटम बनाते हैं, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। अगर मैंने ये एटम बनाया, कितने हैं हमारे पास अंदर? यहाँ पे P और यहाँ पे न्यूट्रॉन। अगर ये भी 6 है और ये भी 6 है तो टोटल कितने हुए? 12। तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन थे 6, उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मैं बनाऊंगी शेल में। तो कितने? 6। ये हमेशा याद रखना, हमारी जो फर्स्ट शेल होगी उसमें हम सिर्फ 2 लगाएंगे। 2 1 2 3 4 5 6। सो ये हमारा कार्बन का एटम बन जाएगा। पहले शेल में हमने सिर्फ 2 लगाने हैं, बाकियों में कंप्लीट जितने होंगे उसी हिसाब से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 4 5 6 7 8 लग सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमारे पास सिर्फ कितने थे? 6 थे, तो 2 हमने अंदर लगाए और 4 हमने बाहर लगाए, 6 पूरे हो गए। तो ये हमारा कार्बन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो इसी तरीके से आपको बाकी भी दिए जाएंगे, न्यूट्रॉन का बनाओ, नाइट्रोजन का बनाओ, नाइट्रोजन का बनाओ, कार्बन का बनाओ, के 2 सल्फर का बनाओ। तो आपको पता हो कि अगर हमारे पास प्रोटॉन जितने भी हैं, मास नंबर को नहीं देखना, वो अंदर का बताया हुआ है। ये ना हो आपको 12 लिखा है तो आप उसके 12 शेल बना दो, नहीं। आपको ये याद रखना है कि जितने प्रोटॉन हैं, एटॉमिक नंबर जितने हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे लिखा था ना एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम उसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे? 6 ही बनाएंगे। ये हर चीज़ में आपने याद रखना है। आगे मैं इसको डिटेल में बताती हूँ जो इसकी डायग्राम्स आती हैं हमारे सामने तब। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कार्बन एटम हैव 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। हर कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन होंगे। सो दिस कार्बन एटम हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स, इसलिए उनका मास नंबर कितना आया? 12। कैसे आया? ये फॉर्मूला यूज़ करके इनका मास नंबर आ गया, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना आए पेपर में तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बना के दिखाया, इसकी और मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। इसकी मोर प्रैक्टिस करें, अपने एटॉमिक नंबर देखें, सर्च करें। मास नंबर को नहीं देखना, अगर मास नंबर आपको फाइंड करना आया भी है तो उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करोगे आप, उतना आ जाएगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपने जहन में रखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अरेंज कैसे करना है इलेक्ट्रॉन्स को, हमें पता चल गया प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उनको अरेंज कैसे करेंगे। बोहर एंड रदरफोर्ड वर्क आउट अ थ्योरेटिकल मॉडल फॉर द एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन लेयर्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो बोहर और रदरफोर्ड था, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया है, एटम है ना, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अरेंज किया है लेयर्स में। ये जो हमने क्लाउड्स पढ़ा पीछे, दीज आर द लेयर्स इन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अंदर था ना, तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी लेयर्स हैं इनको उन्होंने यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया है। ईच लेयर और शेल कैन होल्ड अ सर्टेन नंबर। हर लेयर या फिर हम उसको शेल भी कहेंगे, उसमें क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द फर्स्ट शेल, जिसको हम के शेल बोलेंगे, कैन होल्ड अ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर हम देखें तो हमारा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पहली जो लाइन है, ये जो पहली लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, के शेल। ठीक है, ये आपको पता हो, जो फर्स्ट हमारी लेयर है या फर्स्ट शेल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, के शेल। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 2, दैट्स इट। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सो द सेकंड शेल, जिसको हम बोलेंगे एल शेल, यहाँ पे ये एक हो गई, इसके ऊपर मैं एक और बना रही हूँ, ये हमारी सेकंड हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे एल शेल। एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारी पहली जो लेयर थी, पहली शेल थी, उसमें के शेल कहलाएगी वो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरी जो है वो एल शेल कहलाएगी, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उससे आगे डिस्कस करते हैं, फिर हमें और आगे पता चल जाएगा। उसके बाद एंड द थर्ड शेल को हम क्या बोलेंगे, एम शेल, और जिसमें कितने हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन हम स्टेबल उसमें 8 ही कर सकते हैं। 8 से ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो 8 करके हम बाकियों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितने बच गए बाकी में उतने डन। अब आपको पहली हमने लेयर कौन सी पढ़ी, के शेल, दूसरी कौन सी पढ़ी, एल शेल, थर्ड हमने पढ़ी एम शेल। फर्स्ट शेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं, 18 होते हैं, बट स्टेबल कितने हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं। तो ये आपको याद हो, MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि फर्स्ट जो शेल है वो क्या कहलाता है, सेकंड क्या कहलाता है, थर्ड क्या कहलाता है, और किस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई अ शेल इज़ इक्वल टू 2n2। मतलब अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं शेल के, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2n2। n इसमें क्या है, द नंबर ऑफ शेल, ये जो नंबर n है, ये नंबर के कितने शेल है हमारे पास, फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है। सो द सेकंड शेल को, अगर सेकंड शेल है तो हम 2 लिखेंगे, और 2 के पावर 2। तो हमें अगर हमें नहीं पता, आपको फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बता दिया कि फर्स्ट शेल में 2 हैं, सेकंड में आपके पास कितने होंगे, 8 होंगे। तो आपको नहीं पता तो आप ये फार्मूला यूज़ करो, 2n2। कौन सी हम शेल देख रहे हैं सेकंड, तो 2 सेकंड नंबर, n क्या शो कर रहा है, शेल का नंबर, तो 2 देखेंगे, 2 की पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार क्या होगा, 4, तो हमारे पास 2 और 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ार क्या होगा, 8। तो हमें पता चला कि हमारे जो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो यूँ आप, अगर आपको नहीं याद तो आप ऐसे करके भी इसको निकाल सकते हो। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप फ्रॉम द फर्स्ट शेल, पहले शेल से बनना शुरू होगा, फिलिंग ईच वन अंटिल ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन प्लेस। हम लोग हर फिल करते रहेंगे जब तक कि वो सारे प्लेस हो ना जाएं। इसका मतलब ये है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एज क्लोज टू द न्यूक्लियस दे कैन बी, कि जितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितना क्लोज हो सकते हैं न्यूक्लियस से होंगे। सो द टेबल शो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट। जो नीचे आपको टेबल दिया हुआ है प्रॉपर, उसमें बताया गया है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को, पहले 18 को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं अपने शेल्स में। देखो, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। सो सिर्फ हम एटम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक शेल बना के उसमें एक ही हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर देंगे, दैट्स इट। हीलियम के 2 होते हैं तो 2 लगाएंगे। अब लिथियम के 3 होते हैं तो 2 लग गए, तो थर्ड सेकंड लेयर बना के उस पर 1 लगा देंगे, 3 पूरे हो जाएंगे। अगर 4 हैं तो 4 भी लगा देंगे, 6 हैं तो 6 लगा देंगे, 8 हैं तो 8 लगा देंगे। ऐसे मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स में एलिमेंट्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है शेल के ऊपर। पहला शेल कौन सा था, फर्स्ट शेल के, सेकंड एल, थर्ड एम। पहले में कितने होते हैं, 2 होते हैं, थर्ड में 8 होते हैं, और सॉरी सेकंड में 8 होते हैं, और थर्ड में 18 होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ 8 ही स्टेबल कर सकते हैं। तो ये इसमें यही था। नीचे आपको ये जितना भी टेबल दिखाई दिया है, तो इसको आप देखो कि ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, तो हम कितने लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने लगे, 8 लगे। ठीक है, तो अब के शेल में कितने लगे होंगे, 2, एल शेल में कितने लगे हैं, 6। तो 6 और प्लस 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो उसी हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉन्स को बनाना है। तो आपका पहला काम यही है, अभी यहाँ जितने भी दिए हुए हैं इनको यहाँ से नहीं देखना, आपने अपनी रफ कॉपी पे इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से इनके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें, और फिर इनको आप ज़ुबानी बनाएं, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ है। एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन्स टेक अप मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस, कि इलेक्ट्रॉन्स एटम की ज़्यादातर स्पेस क्यों ले लेते हैं। सजेस्ट करो साइंटिस्ट यूज़ सैम्पल फॉर एलिमेंट के लिए, वाई साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के लिए सैम्पल यूज़ किया। एक्सप्लेन, ये सारे आप लोग एक दफ़ा पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर आपका है 4,
इसमें आपने बताना है कि कैलकुलेट करना प्रोटॉन को, जबकि आपके पास न्यूट्रॉन भी मौजूद है, मास नंबर भी मैंने आपको बताया था ना। तो जो चीज़ हम मास नंबर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो जो अब आप प्रोटॉन निकालोगे तो जो न्यूट्रॉन है वहाँ प्लस हो रहा है प्रोटॉन के साथ, तो जब वो इसके पास आएगा मास नंबर के पास, तो यहाँ आके माइनस होगा, तो आपका प्रोटॉन निकल आएगा। ठीक है, तो ये आगे जितने भी हैं आप सॉल्व करो। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है, मास नंबर 16 होता है, तो आपने इसकी डायग्राम बनानी है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 8 ही बनेंगे। ठीक है, तो इसकी डायग्राम बनाओ, ड्रॉ करो एंड देन चेक करो कि आपका ठीक है या नहीं। ठीक है, सेम नीचे भी इसका बताना है, ये वाला 8 क्वेश्चन। डिड यू नो देख लेते हैं, इफ़ यू कुड फिल 1 सेंटीमीटर विद एटॉमिक न्यूक्लियस तो टोटल मास कितना होगा। तो ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियाई में 1 सेंटीमीटर उसको फिल कर देंगे तो हमारा टोटल मास कितना होगा। तो 2 × 10⁻12 kg इसका टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीरियोडिक टेबल। सो द पीरियोडिक टेबल डिस्प्ले 118 मतलब 118 एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू देयर एटॉमिक नंबर। सो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, टोटल 118। आपका एमसीक्यूज यहाँ से पहला निकल रहा है या शॉर्ट क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118। ठीक है, सो द टेबल हैज़ सिवरल हॉरिजेंटल रो कार्ड। जो आपकी हॉरिजेंटल रो हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो आपकी पीरियड्स कहलाएंगी। अरेंज ऑन टॉप टू ईच अदर, जो कहाँ उससे शुरू हुई है, टॉप से। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ हों, जो कि वर्टिकली अरेंज हों, वो क्या कहलाएंगी, ग्रुप कहलाएंगी। तो यहाँ से आपका एक डिफरेंस निकल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप। तो जो वर्टिकल हॉरिजेंटल है वो पीरियड कहलाएगा, जो वर्टिकल है वो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, सो द जिग-जैग लाइन एट द राइट हैंड एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड द मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट पेज में पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उसको देखो, तो वहाँ एंड पे यूँ जिग-जैग लाइन एक जा रही है, तो इस तरफ बाकी एलिमेंट्स हैं, इस तरफ बाकी हैं। ठीक है, तो ये जो जिग-जैग लाइन है ये आपके मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स को अलग करती है। आपका एक यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव इन द पीरियोडिक टेबल, डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप्स, या ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती है कि हॉरिजेंटल रो क्या कहलाती है, वर्टिकल कॉलम क्या कहलाते हैं, और जिग-जैग व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिग-जैग लाइन। ये जिग-जैग लाइन क्या काम करती है, ये मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स को अलग अलग करती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, नोटिस दैट हाइड्रोजन इज आउटसाइड द मेन टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल से हाइड्रोजन जो है आपके टॉप पर है। इट डज़ नॉट फिट इन एनी पर्टिकुलर ग्रुप, क्योंकि वो कहीं भी फिट नहीं हो सकता। एलिमेंट विद इन ईच ग्रुप शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जिस ग्रुप में हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, वो सेम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं। सो द ग्रुप आर नंबर्ड, जैसे कि ग्रुप 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो रहा है, सो द ग्रुप नंबर इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब देखो, अगर ग्रुप 1 है, फिर ग्रुप 2 है, फिर ग्रुप 3 है, फिर ग्रुप 4 है, फिर ग्रुप 5 है, तो इससे हम पता चलता है, उन्होंने कहा ना सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करा। सेम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फर्स्ट लाइन में हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। सेकंड में है उनके एंड पे 2 बचेंगे। थर्ड है उनके एंड पे 3 बचेंगे। फोर्थ है उनके एंड पे 4 बचेंगे। 5 है तो 5 बचेंगे। इट्स मीन कि हमें ये पता चल रहा है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन लाजमी बचने वाला है। 2 में है तो ग्रुप 2 के 2 बचेंगे। 3 है तो 3 में 3 बचेंगे। तो ये चीज़ हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इससे पता चल रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपने रखना। आगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको अच्छे से समझना। ठीक है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एटम हैज़ अ बिग इफेक्ट ऑन द वे एन एलिमेंट रिएक्ट। तो जितने हमारे आउटर मोस्ट शेल में बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसी हिसाब से हमारा एलिमेंट जो है वो रिएक्ट कर सकेगा। दिस इज़ वाई एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल टेंड टू रिएक्ट इन द सेम वे टू एज ईच अदर। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो उसकी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में वो क्यों एक सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो आप उसका जवाब ये दो कि क्योंकि सेम ग्रुप से पीरियोडिक टेबल से वो रिएक्ट करेंगे सेम तरीक़ों से। अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे कभी मैंने बताया ना कि ग्रुप 1 के इलेक्ट्रॉन्स 1 बचेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के 2 बचेंगे, 3 के 3 बचेंगे, 4 के 4 बचेंगे। वो जो बच रहे हैं वो क्या काम करेंगे, वो रिएक्ट कर सकते हैं, वो दूसरों के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास सारे फिल्म 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी की स्पेस नहीं ना बची। सो द फुल आउटर शेल इज स्टेबल अरेंजमेंट, एलिमेंट इज़ फुल आउटर शेल आर वेरी अनरिएक्टिव। मेरे सारे एलिमेंट्स एंड वाले शेल में कंप्लीट हैं, तो अभी मेरा ये एटम जो है ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अनरिएक्टिव है, ये क्योंकि ये फुल है, ये इसके शेल्स पूरे हैं, ये रिएक्ट नहीं कर सकता। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू स्टे वेयर दे आर।
क्या मतलब है इसका कि मेरे जहाँ जहाँ एलिमेंट्स मौजूद थे ये वहाँ वहाँ पे ही रहेंगे, ये हिलेंगे नहीं क्योंकि ये स्टेबल हैं, इसलिए ये अनरिएक्टिव कहलाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे ये देखूँ कि मेरे एंड पे 2 बचे हैं, बाकी मेरे कितने की जगह है, मेरे 6 की जगह अभी पड़ी हुई है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा, इसमें और ज़रूरत है, ये दूसरों के साथ रिएक्ट करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, अपने कंप्लीट करेगा। तो इसको हम बोलेंगे ये रिएक्टिव है, इसको हम बोलेंगे ये अनरिएक्टिव है। क्योंकि क्यों रिएक्टिव है और क्यों अनरिएक्टिव है, तो इसका रीज़न आपको बता दिया मैंने, क्योंकि इसके जो वो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल हैं, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अनरिएक्टिव। ये लिखा भी हुआ है, आउटरमोस्ट शेल आर फुल, एंड ये अनरिएक्टिव है क्योंकि देयर इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू स्टे वेयर दे आर, इसके इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हैं वहाँ पे ही रहेंगे और ये हिलेंगे नहीं। However, elements with one electron on with pairs of one electrons in the outermost shell are very reactive. जिस एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन में एक बचेगा तो वो बहुत रिएक्टिव होगा, 2 बचेंगे वो भी रिएक्टिव होगा, सारे रिएक्टिव होंगे क्योंकि उनको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इसमें 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये अच्छे से आपने करना है और इसको समझना है कि वाई द एटम हैव फुल इलेक्ट्रॉन्स आर अनरिएक्टिव। इसका रीज़न दो, क्योंकि वो स्टेबल हैं, वो वहाँ से हिलेंगे नहीं। जो दूसरा है जिसका एक होगा वो रिएक्टिव क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो फ्री है, वो फ्री टू मूव है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, सो ये आपका पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद ये जो आप नीचे लिखा हुआ डिड यू नो, ये आपने करनी है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड बिलोंग टू द केमिकल फैमिली। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, केमिकल फैमिली से, उसको हम कहते हैं कॉइनेज मेटल कहते हैं। ये सारे के सारे अनरिएक्टिव होती हैं, जैसे अभी हम रिएक्टिव और अनरिएक्टिव पढ़ के आए हैं ना, तो सेम ये जो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर है ये भी अनरिएक्टिव होता है। डू नॉट कोरोड एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होगा, एक मिनट, एज अ रिजल्ट हैव बीन यूज टू मेक कॉइन। ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये करोड होता है जिसकी वजह से हम कॉपर, गोल्ड, सिल्वर को मिला के एक सिक्का बनाते हैं, कॉइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता हो कि ये रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, केमिकल फैमिली से, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉइनेज मेटल कहते हैं। और इससे हम क्या बना सकते हैं, ये अनरिएक्टिव अगर होता है तो इससे हम कौन सी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, सो हमारा लास्ट पेज है इस चैप्टर का। सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, अब जैसे हमने पढ़ा था ना हर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं। सो जो ग्रुप 1 है वो क्या कहलाता है, वो आपका एल्कलाई मेटल कहलाता है। एल्कलाई मेटल, इसका मतलब ये है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट में के एंड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, एल्कलाई अर्थ मेटल, इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। जो थर्ड ग्रुप है वो इंडिकेट करता है एलिमेंट्स को विद द 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, इसका ऐसा कोई नाम नहीं बताया हुआ, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 4 के एटम्स क्या कहला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कहला रहे हैं, कार्बन फैमिली कहला रहे हैं, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 4 बचेंगे। ग्रुप 5 नाइट्रोजन फैमिली है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स शेल में बचेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द मेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6, एंड ग्रुप 6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में बचेंगे। सो आपको इसमें याद रखना है कि ग्रुप 1 क्या कहलाता है, एल्कलाई मेटल। ग्रुप 2 क्या कहलाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 3 को कुछ नहीं कहा गया। ग्रुप 4 कार्बन फैमिली, ग्रुप 5 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 6 जो है वो उसमें मेन चीज़ें कौन सी हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद साइड बॉक्स आप देख लो इसमें कि एल्कलाई मेटल आर सॉफ्ट। जो एल्कलाई मेटल होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको छुरी से भी काटा जा सकता है और वो ईजिली रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से। तो आपका साइड बॉक्सेस से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत वाटर से रिएक्ट कर सकता है और बहुत जल्दी कट हो सकता है नाइफ से, तो आपको ये पता हो एल्कलाई मेटल, दैट इज़ ग्रुप 1 का। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन द हैलोजन। ग्रुप 7 में क्या होते हैं हमारे पास, हैलोजन्स होते हैं। दे आर रिएक्टिव एलिमेंट। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि बिकॉज द एटम हैव 1 एम्प्टी स्पेस इन द आउटर शेल, क्योंकि उनके एक स्पेस खाली होती है। हमारे पास कितने होने चाहिए ग्रुप 7 बाहर इलेक्ट्रॉन्स में 8 पूरे होने चाहिए ना, ये 7 है, मतलब एक स्पेस खाली है, तो इसलिए ये रिएक्टिव है। सो हैलोजन्स आर कलरलेस गैसेज। हैलोजन्स क्या है, ये गैसेज हैं जो कि बहुत खतरनाक होती हैं, आपको ये भी पता हो। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ग्रुप 7, 1, 2, 3 के कौन कौन से एलिमेंट्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर बचेंगे। सो जो लास्ट वन है 18, वो उसको हम ग्रुप 0 भी, और वो नोबल गैसेस। 8 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो नोबल गैसेस कहलाते हैं। अब देखो ग्रुप 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे, 8 के 8। हमें कितने चाहिए होते हैं एटम के इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में, 8 ही चाहिए होते हैं, मतलब ये कंप्लीट है। तो इसका मतलब है द फेमस, दे आर वेरी फेमस। ये जो ग्रुप 8 है ये बहुत फेमस है क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करता, इसके एलिमेंट्स पूरे होते हैं, सो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ये हिलेगा अपनी जगह से। सो दिस इज़ बिकॉज, इसीलिए इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब ये साइड बॉक्स देख लो। हैलोजन्स जैसे कि ब्रोमाइन है, ये कलर्ड पॉइजनस गैस है और ये बहुत रिएक्ट करती है। ये साइड बॉक्स आपने इंपॉर्टेंट याद करना है। ठीक है, हीलियम जो है ये भी, वो जो बालून्स में हम लोग गैस फिल करते हैं, हीलियम वो होती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत हल्की होती है और हवा में ईजिली चली जाती है, फ्लोट करती है ऊपर की तरफ, एंड दे आर यूज सेफ़, और इतनी आसानी से हम लोग इजीली, हमारे लिए सेफ़ है कि हम ये इसीलिए इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता हो कि जो हीलियम गैस है हम वो गुब्बारों में क्यों इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लाइटर एंड ईजी टू सेफ़, मतलब सेफ़ है हमारे लिए, और
ये फ्लोट करती है अपवर्ड, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। एंड पे आपकी ये टेस्ट सल्फर, इसको एक दफ़ा देख लो और आपको समझ आ जाएगी अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन समझ आए हैं। इसमें ड्रॉ करनी है आपने स्ट्रक्चर्स, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, तो ये चीज़ें हैं, इसको देख लो। और दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड।